हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बरदस्त कहानी का 5वां भाग सुनाने जा रही हूँ। तो सुनिए कहानी और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। डिप्टी श्यामचरण का भवन आज सुंदरियों के जमघट से इंद्र का अखाड़ा बना हुआ है। सेवती की 4 सहेलियां रुक्मणी, सीता, रामदेव और चंद्रकुमार 16 श्रृंगार किए इखलाती फिरती थी। डिप्टी साहब की बहन जानकी कुंवर भी अपनी 2 लड़कियों के साथ इटावे से आ गई थी। इन दोनों का नाम कमला और उमा देवी था। कमला का विवाह हो चुका था। उमा देवी अभी कुंवारी थी। दोनों शूर और चंद्र थे। मंडप के तले डोमनिया और गवनिहार ने शोहर और सुहाग अलाप रही थी। गुलबिया नाइन और जमनी कहारे दोनों चटकीली साड़ियां पहने, मांग सिंदूर से भरवाए किलट के कड़े पहने छम छम करती फिरती थी। गुलबिया चपला नवयौवन थी। यमुना की अवस्था ढल चुकी थी। सेवती का क्या पूछना, आज उसकी अनोखी छटा थी। रसीले आंखें आमोदिक से मतवाली हो रही थी और गुलाबी साड़ी की झलक से चंपई रंग गुलाबी जान पड़ता था। धानी मखमल की कुर्ती उस पर खूब खिलती थी। अभी स्नान करके आई थी, इसीलिए नागिन सिलट कंधों पर लहरा रही थी। छेड़छाड़ और चुहल से इतना अवकाश न मिलता था कि बाल गुथवा ले। महाराजिन की बेटी माधवी छींट का लहंगा पहने, आंखों में काजल लगाई, भीतर बाहर किए हुए थी। रुक्मणी ने सेवती से कहा, सीतो, तुम्हारी भावच कहाँ है? दिखाई नहीं देती। क्या हम लोगों से भी पर्दा है? रामदेव मुस्कुराकर, पर्दा क्यों नहीं है? हमारी नजर न लग जाएगी? सेवती बोली, कमरे में पड़ी सो रही होगी, देखो अभी खींचे लाती हूँ। यह कहकर वह चंद्रमा से कमरे में पहुंची। वह एक साधारण साड़ी पहने चारपाई पर पड़ी द्वार की ओर टकटकी लगाई हुई थी। इसे देखते ही उठ बैठी। सेवती ने कहा, यहाँ क्यों पड़ी हो अकेले? यहाँ क्यों पड़ी हो अकेले? तुम्हारा जी नहीं घबराता? चंद्रा, ओह कौन जाए, अभी कपड़े नहीं बदले। सेवती बोली, बदलते क्यों नहीं? सखियां तुम्हारी बाट देखती हैं। चंद्रा बोली, अभी मैं ना बदलूंगी। सेवती बोली, यही हट तुम्हारा अच्छा नहीं लगता। सब अपने मन में क्या कहती होंगी। चंद्रा बोली, तुमने तो चिट्ठी पढ़ी थी, आज ही आने को लिखा था ना। सेवती बोली, अच्छा तो ये उनकी प्रतीक्षा हो रही है, ये कहिए तभी योग साधा है। चंद्रा बोली, दोपहर तो हुई, शायद अब ना आएंगे, शायद अब ना आएंगे। इतने में कमला और उपा देवी दोनों आ पहुंची। चंद्रा ने घूंघट निकाल लिया और फर्श पर आ बैठी। कमला उसकी बड़ी ननद होती थी। कमला, अरे अभी तो इन्होंने कपड़े भी नहीं बदले। सेवती बोली, भैया की बाट जो रही है, इसीलिए यह भेष रचा रखा है। कमला बोली, मूर्ख है, उन्हें गरज होगी आ पाएंगे। सेवती बोली, इनकी बात निराली है। कमला बोली, पुरुषों से प्रेम चाहे कितना ही करे, पर मुख से एक शब्द भी ना निकाले, नहीं तो व्यर्थ सताने और जलाने लगते हैं। यदि तुम उनकी उपेक्षा करो, उनसे सीधे बात ना करो, तो वे तुम्हारा सब प्रकार आदर करेंगे, तुम पर प्राण समर्पण करेंगे। पर ज्यों ही उन्हें ज्ञात हुआ कि इसके हृदय में मेरा प्रेम हो गया, बस उसी दिन से दृष्टि फिर जाएगी। सैर को जाएंगे तो अवश्य देर करके आएंगे, भोजन करने बैठेंगे तो मुंह झूठा करके उठ जाएंगे, बात बात पर रूठेंगे, तुम रोगी तो मनाएंगे, मन में प्रसन्न होंगे कि कैसा फंदा डाला है। तुम्हारे सम्मुख अन्य स्त्रियों की प्रशंसा करेंगे। भावार्थ यह है कि तुम्हारे जलाने में उन्हें आनंद आने लगेगा। अब मेरे घर में ही देखो, पहले इतना आदर करते थे कि क्या बताऊं। प्रतिक्षण नौकरों की भांति हाथ बांधे खड़े रहते थे, पंखा झेलने को तैयार थे, हाथ से कौर खिलाने को तैयार, यहाँ तक कि मुस्कुराकर पांव दबाने में भी संकोच न था। बात मेरे मुंह से निकली नहीं कि पूरी हुई। मैं उस समय अबोध थी, पुरुषों के कपट व्यवहार को क्या जानूं। पटी में आ गई। जानते थे कि आज हाथ बांध कर खड़ी होगी। मैंने लंबी तानी तो रात भर करवट न ली, दूसरे दिन भी ना बोली। अंत में महाशय सीधे हुए, पैरों पर गिरे और गिड़गिड़ाए। तब से मन में इस बात की गांठ बांध ली कि पुरुषों को प्रेम कभी ना जताओ। सेवती बोली, जीजा को मैंने देखा है, भैया के विवाह में आए थे, बड़े हंसमुख मनुष्य हैं। कमला बोली, पार्वती उन दिनों पेट में थी, इसी से मैं ना आ सकी थी। यहाँ से गए तो लगे तुम्हारी प्रशंसा करने। तुम कभी पान देने गई थी, कहते थे कि मैंने हाथ थाम कर बैठा लिया, खूब बातें हुई। सेवती बोली, झूठे हैं, लवारिये हैं। बात यह हुई कि गुलबिया और जामनी दोनों किसी कार से बाहर गई थी। माँ ने कहा वे खा कर गए हैं,
पान बना के दिया। मैं पान लेकर गई। चारपाई पर लेटे थे, मुझे देखते ही उठ बैठे। मैंने पान देने को हाथ बढ़ाया तो आप कलाई पकड़कर कहने लगे कि एक बात सुन लो, पर मैं हाथ छुड़ाकर भागी। कमला, निकली ना झूठी बात। वही तो मैं कहती हूँ कि अभी 11-12 वर्ष की छोकरी, उसने इनसे क्या बातें की होंगी, परंतु नहीं, अपना ही हट किए जाए। पुरुष बड़े प्रलापी होते हैं। मैंने ये कहा, मैंने वह कहा, मेरा तो इन बातों से हृदय सुलगता है। ना जाने उन्हें अपने ऊपर झूठा रोष लगाने में क्या स्वाद मिलता है। मनुष्य जो बुरा भला करता है उस पर पर्दा डालता है। यह लोग करेंगे तो थोड़ा मिथ्या प्रलाप का आला गाते फिरेंगे ज्यादा। मैं तो तभी से उनकी एक भी बात को सत्य नहीं मानती। इतने में गुलबिया ने आकर कहा, तुम तो यहाँ ठाड़ी बतलाते हो और तुम्हार सखी तुमका आंगन में बुलाती है। इतने में गुलबिया ने आकर कहा, सीप्ती बोली, देखो भाभी, अब देर न करो। गुलबिया, तनिक इनकी पिटारी से कपड़े तो निकाल दे। कमला चंद्रा का श्रृंगार करने लगी। सीप्ती सहेलियों के पास गई। रुक्मणी बोली, वाह वाह, खूब, वहां जाकर बैठी रही। तुम्हारी दीवारों से बोले क्या? सीप्ती बोली। कमला बहन चली गई। उनसे बातचीत होने लगी। दोनों आ रही हैं। रुक्मणी, लड़कोरी है ना? सीप्ती बोली, हाँ, 3 लड़के हैं। रामदेव बोली, मगर काठी बहुत अच्छी है। चंद्रकुमार, मुझे उनकी नाक बहुत सुंदर लगती है, जी चाहता है छीन लो। सीता बोली, दोनों बहनें एक से एक बढ़कर है। सीप्ती बोली, सीता को ईश्वर ने अच्छा वर दिया है, इसने सोने की गौ पूजी थी। रुक्मणी जलकर कोरे चमड़े से कुछ नहीं होता। सीता बोली, तुम्हें काला ही भाता होगा। सीप्ती बोली, मुझे काला वर मिलता तो विष खा लेती। रुक्मणी बोली, यूं कहने को जो चाहे कह लो, परंतु वास्तव में सुख काले ही वर से मिलता है। सीप्ती, सुख नहीं, धूल मिलती है, ग्रहण सा आकर लिपट जाता होगा। रुक्मणी, यही तो तुम्हारा लड़कपन है, तुम जानती नहीं। सुंदर पुरुष अपने ही बनाव श्रृंगार में लगा रहता है, उसे अपने आगे स्त्री का कुछ ध्यान नहीं रहता। यदि स्त्री परम रूपवती हो तो कुशल है, नहीं तो थोड़े ही दिनों में समझता है कि मैं ऐसी दूसरी स्त्रियों के हृदय पर सुगमता से अधिकार पा सकता हूँ, उससे भागने लगता है। और कुरूप पुरुष सुंदर स्त्री पा जाता है तो समझता है कि मुझे हीरे की खान मिल गई। बेचारा काला अपने रूप की कमी को प्यार और आदर से पूरा करता है। उसके हृदय में ऐसी धुकधुकी लगी रहती है कि मैं तनिक भी इससे खटा पड़ा तो यह मुझसे घृणा करने लगेगी। चंद्रकुमार दूल्हा सबसे अच्छा, वाह, जो मुंह से बात निकलते ही पूरा करे। रामदेव, तुम अपनी बात न चलाओ, तुम्हें तो अच्छे अच्छे गहनों से प्रयोजन है, दूल्हा कैसा ही हो। सीता, न जाने कोई पुरुष से किसी वस्तु की आज्ञा कैसे करता है, क्या संकोच नहीं होता। रुक्मणी, तुम बपुरी क्या आज्ञा करोगी, कोई बात भी तो पूछे। सीता, मेरी तो उन्हें देखने से ही तृप्ति हो जाती है, वस्त्राभूषणों पर जी नहीं चलता। इतने में एक और सुंदरिया पहुंची, गहने से गोदनी की भांति लदी हुई थी। बढ़िया जूती पहनी, सुगंध में बसी, आंखों से चपलता बरस रही थी। रामदेव, आओ रानी आओ, तुम्हारी ही कमी थी। रानी, क्या करूं, निगूढ़ी नाइन से किसी प्रकार पीछा नहीं छूटता था। कुसुम की माँ आई, तब जाके जूड़ा बांधा। सीता, तुम्हारी जॉकेट पर बलिहारी है। रानी, इसकी कथा मत पूछो, कपड़ा दिए 1 मास हुआ, 10-12 बार दर्जी सी कर लाया, पर कभी आस्तीन ढीली कर दी, कभी सियन बिगाड़ दी, कभी चुनाव बिगाड़ दिया, कभी चलते चलते दे गया। यही बातें हो रही थी कि माधवी चिल्लाई हुई आई, भैया आए। उनके संग जीजा भी आए। ओहो ओहो, रानी राधाचरण आए क्या? सीप्ती, हाँ, चलूं तनक भाभी को संदेश दे आऊं। क्या रे, कहाँ बैठे हैं? माधवी, उसी बड़े कमरे में, जीजा पगड़ी बांधे बैठे हैं, भैया कोट पहने हैं। मुझे जीजा ने रुपया दिया, यह कहकर उसने मुट्ठी खोलकर दिखाई। रानी से तो अब मुंह मीठा कराओ। सेवती, क्या मैंने कोई मनौती की थी? यह कहती हुई सेवती चंद्रा के कमरे में जाकर बोली, लो भाभी, तुम्हारा सगुन ठीक हुआ। चंद्रा, क्या आ गए? तनिक जाकर भीतर बुला लो। सेवती, हाँ, मदाने में चली जाऊं, तुम्हारे बहनोई जी भी तो पधारे हैं। चंद्रा, बाहर बैठे क्या कर रहे हैं? किसी को भेजकर बुला लेती, नहीं तो दूसरे से बातें करने लगेंगे।
अचानक खड़ा होकर शब्द सुनाई दिया और राधाचरण आते दिखाई दिए। आयु 24-25 वर्ष से अधिक न थी। बड़े ही हंसमुख, गौर वर्ण, अंग्रेजी कोट, अंग्रेजी काट के बाल, फ्रेंच काट की दाढ़ी, खड़ी मूछें लवंडर की लपटें आ रही थी। एक पतला रेशमी कुर्ता पहने हुए थे। आकर पलंग पर बैठ गए और सेवती से बोला, क्या शितो, एक सप्ताह से चिट्ठी नहीं भेजी? सेवती, मैंने सोचा अब तो आ रहे हो, क्यों चिट्ठी भेजूं? यह कहकर वहां से हट गई। चंद्रा ने घूंघट उठाकर कहा, वहां जाकर भूल जाते हो? राधाचरण हृदय से लगाकर, तभी तो सैकड़ों कोस से चला आ रहा हूँ। प्रताप ने बिरजन के घर आना जाना विवाह के कुछ दिन पूर्व से ही त्याग दिया था। वह विवाह के किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं हुआ, यहाँ तक कि फिल्म में भी नहीं गया। मलिन मन किए मुंह लटकाई अपने घर पर बैठा रहा। मुंशी संजीवन लाल, सुशीला, सुभामा सब विनती करके हार गए, पर उसने बारात की ओर दृष्टि न फेरी। अंत में मुंशी जी का मन टूट गया और फिर कुछ न बोले। यह दशा विवाह होने तक थी। विवाह के पश्चात तो उसने इधर का मार्ग ही त्याग दिया। स्कूल जाता तो इस प्रकार एक ओर से निकल जाता, मानो आगे कोई बाघ बैठा हुआ है, या जैसे महाजन से कोई ऋणी मनुष्य आंख चुराकर आंख बचाकर निकल जाता है। बिरजन की तो परछाई से भागता। यदि कभी उसे अपने घर में देख लेता तो भीतर पग न देता। माता समझाती, बेटा बिरजन से बोलते चालते क्यों नहीं, क्यों उससे यस मन मोटा किए हुए हो? वह आकर घंटों घंटों रोती है कि मैंने क्या किया जिससे वह रुष्ट हो गया। देखो तुम लोग कितने दिनों तक संग रहे हो। तुम उसे कितना प्यार करते थे, अकस्मात तुमको क्या हो गया? यदि तुम ऐसे ही रूठे रहोगे तो बेचारी लड़की की जान पर बनाएगी। सूख कर कांटा हो गया है, ईश्वर ही जानता है। मुझे उसे देखकर करुणा उत्पन्न होती है। तुम्हारी चर्चा के अतिरिक्त उसे कोई बात नहीं भाती। प्रताप आंखें नीचे किए हुए सब सुनता और चुपचाप सरक जाता। प्रताप अब भोला बालक नहीं था। उसके जीवन रूपी वृक्ष में यौवन रूपी कोपलें फूट रही थी। उसने बहुत दिनों से, उसी समय से जब से उसने होश संभाला, बिरजन के जीवन को अपने जीवन में सरकरा क्षीर की भांति मिला लिया था। उन मनोहर और सुहावने स्वप्नों को इस कठोरता और निर्दयता से धूल में मिलाया जाना उसके कोमल हृदय को विदीर्ण करने के लिए काफी था। वह जो अपने विचारों में बिरजन को अपना सर्वस्व समझता था, कहीं का न रहा, और अपने विचारों में बिरजन को अपना सर्वस्व समझता था, कहीं का न रहा। और वह जिसने बिरजन को एक पल के लिए भी अपने ध्यान में स्थान न दिया था, उसका सर्वस्व हो गया। इस वितर्क से उसके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होती थी और जी चाहता था कि जिन लोगों ने मेरी स्वप्न भावनाओं का नाश किया है और मेरे जीवन की आशाओं को मिट्टी में मिलाया है, उन्हें भी मैं जलाऊं। सबसे अधिक क्रोध उसे जिस पर आता था वह बेचारी सुशीला थी। सने सने उसकी यह दशा हो गई कि जब स्कूल से आता तो कमलाचरण के संबंध की कोई घटना अवश्य वर्णन करता। विशेषकर उस समय जब सुशीला भी बैठी रहती, उस बेचारी का मन दुखाने से इसे बड़ा ही आनंद आता। यद्यपि अव्यक्त रीत से उसका कथन और वाक्य गति ऐसी हृदय भेदनी होती थी कि सुशीला के कलेजे में तीर की भांति लगती थी। आज महाशय कमलाचरण टिपाई के ऊपर खड़े थे, गगन का स्पर्श करता था, परंतु निर्जल इतने बड़े कि जब मैंने उनकी ओर संकेत किया तो खड़े खड़े हंसने लगे। आज बड़ा तमाशा हुआ। कमला ने एक लड़के की घड़ी उड़ा दी। उसने मास्टर से शिकायत की। उसके समीप बेही महाशय बैठे हुए थे। मास्टर ने खोज की तो आप ही फेटे से घड़ी मिली। फिर क्या था, बड़े मास्टर के यहाँ रिपोर्ट हुई। वह सुनते ही झल्ला गए और कोई 3 दर्जन वेतें लगाई। सड़ासड़ सारा स्कूल यह कौतूहल देख रहा था। जब तक वेतें पड़ा की महाशय चिल्लाया किए, परंतु बाहर निकलते ही खिलखिलाने लगे और मुझों पर ताव देने लगे। चाची, नहीं सुना, आज लड़कों ने ठीक स्कूल के फाटक पर कमलाचरण को पीटा, मारते मारते बेशुद्ध कर दिया। सुशीला ये बातें सुनती और सुन सुनकर कुड़ती। प्रताप ऐसी कोई बात बिरजन के सामने न करता। वह घर में बैठी भी होती तो जब तक चली न जाती यह चर्चा न छेड़ता। वह चाहता था कि मेरी बात से
इसे कुछ दुख ना हो। समय समय पर मुंशी संजीवन लाल ने भी कई बार प्रताप की कथाओं की पुष्टि की। कभी कमला हॉट में बुलबुल लड़ाते मिल जाता, कभी गुंडों के संग सिगरेट पीते पान चबाते पेड़कपन से घूमता हुआ दिखाई देता। मुंशी जी जब जमाता की यह दशा देखते तो घर आते ही स्त्री पर क्रोध निकालते। यह सब तुम्हारी ही करतूत है, तुम्ही ने कहा था घर बर दोनों अच्छे हैं, तुम ही रीझी हुई थी। उन्हें उस क्षण यह विचार न होता कि जो दोषारोपण सुशीला पर है कम से कम मुझ पर भी उतना ही है। वह बेचारी तो घर में बंद रहती थी, उसे क्या ज्ञात था कि लड़का कैसा है। वह सामुद्रिक विद्या थोड़ी ही पढ़ी थी। उसके माता पिता को सभ्य देखा, उनकी कुलीनता और वैभव पर सहमत हो गए। पर मुंशी जी ने तो अकर्मण्यता और आलस्य के कारण छानबीन न की। यद्यपि उन्हें इसके अनेक अवसर प्राप्त हुए और आलस्य के कारण छानबीन न की, यद्यपि उन्हें इसके अनेक बार अवसर प्राप्त हुए और मुंशी जी ने अनगणित बांधव इसी भारतवर्ष में अब भी विद्वान हैं जो अपनी प्यारी कन्या को इसी प्रकार नेत्र बंद करके कुएं में ढकेल दिया करते हैं। सुशीला के लिए बिरजन से प्रिय जगत में अन्य वस्तु न थी। बिरजन उसका प्राण प्रिय था, बिरजन उसका धर्म थी और बिरजन ही उसका सत्य थी। वही उसकी प्राणाधार थी, वही इसकी प्राणाधार थी, वही उसके नयनों की ज्योति और हृदय का उत्साह थी। उसकी सर्वोच्च सांसारिक अभिलाषा ये थी कि मेरी प्यारी बिरजन अच्छे घर जाए, उसके सास ससुर देवी देवता हों, उसके पति शिष्टता की मूर्ति और श्री रामचंद्र की भांति सुशील हो, उस पर कष्ट की छाया भी न पड़े। उसने मर मर कर बड़ी मिन्नतों से यह पुत्री पाई थी और इसकी यही इच्छा थी कि इन रसीले नैनों वाली अपनी भोली भाली बाला को अपने मरण पर्यंत आंखों से अदृश्य न होने दूंगी। अपने जामाता को भी यहीं बुलाकर अपने घर रखूंगी। जामाता मुझे माता कहेगा, मैं उसे लड़का समझूंगी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपको अगर कोई दूसरी कहानी सुननी है तो कमेंट कीजिए। आपको मैं वो भी कहानी जरूर सुनाऊंगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।